गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली कक्षाओं में मैंने आप लोगों को बताया था विद्युत आवेश के बारे में। विद्युत आवेश से संबंधित जो नियम थे कूलाम के नियम, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताया था। साथ ही में आवेशन की विधियां भी बताया था और कूलाम के नियम की सीमाएं भी बताई थी। और कूलाम के जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम है उसका जो व्यंजक है उसको भी मैं बताया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे उसी क्रम में। तो आज हम शुरू करेंगे कूलाम का जो नियम था उसका सदिश रूप। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप आज हम लोग देखेंगे। कूलाम के नियम का सदिश रूप, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कूलाम के नियम का सदिश रूप। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, ये हम लोग देखेंगे। मान लीजिए दो आवेश Q1 और Q2 है। दो आवेश कौन कौन सा है? Q1 और Q2। दो आवेश Q1 है, एक आवेश मान लीजिए Q1 है जो बिंदु A पर स्थित है, तथा दूसरा बिंदु आवेश Q2 है जो बिंदु B पर स्थित है, तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लीजिए कितनी है? R है। अब सदिश रूप देखेंगे हम इसका, तो हम इसके स्थिति सदिश को पहले देखेंगे। इसके लिए हम ये मानते हैं कि ये दोनों बिंदु जो है वो मुक्त आकाश में स्थित है, फ्री स्पेस में। और आप लोग जानते हो कूलाम का नियम निर्वात में भी लग सकता है, इस कारण ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये दोनों बिंदु जो है वो मुक्त आकाश में स्थित है। मान लीजिए Q1 का बिंदु आवेश Q1 का स्थिति सदिश R1 तथा बिंदु आवेश Q2 का स्थिति सदिश R2 है। अब यहाँ पर देखिए Q1 आवेश किस पे बल लगा रहा है? आवेश Q2 पे। किस दिशा में बल लगाएगा? R1 2 दिशा में, 1 से 2 की ओर। और Q1 द्वारा Q2 पर जो लगाया गया बल होगा R12 दिशा में, वो होगा F21। आवेश 1 द्वारा आवेश 2 पर लगाया गया बल किस दिशा में? आवेश Q1 से Q2 की दिशा में। तो R12 के डायरेक्शन में Q1 द्वारा Q2 पर जो लगाया गया बल है वो कौन सा हो जाएगा? F21। ठीक, जो बिंदु आवेश Q2 बिंदु B पर स्थित है वो भी आवेश Q1 पर बल लगाएगा। किस दिशा में? तो इसके विपरीत दिशा में, मतलब R21 की दिशा में, 2 से 1 की दिशा में। और वो बल किस दिशा में लगेगा? इस दिशा में। तो क्या हो जाएगा ये? F12। Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल और इस दिशा में जो बल लग रहा है वो है F21। Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। तो कूलाम के नियम के अनुसार यहाँ हो जाएगा आवेश Q2 पर आवेश Q1 द्वारा लगाया गया बल, Q1 द्वारा लगाया गया बल कौन सा है? Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल F21। माफ कीजिए, हाँ, आवेश Q2 पर आवेश Q1 द्वारा लगाया गया बल कौन सा है? Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल है F21। तो ये F21 क्या हो जाएगा? कूलाम के नियम के अनुसार 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R² इंटू R12 कैप, क्योंकि 1 से 2 की दिशा में लग रहा है। ठीक इसी तरह से आवेश Q1 पर आवेश Q2 द्वारा लगाया गया बल क्या हो जाएगा? Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल क्या हो जाएगा? F12। तो F12 बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R² इंटू R21 कैप।
यहाँ से देखिए ये F21 और F12 में हम कंपेयर करते हैं दोनों की तुलना, तो यहाँ तक की जो वैल्यू है वो सेम है, अंतर केवल इसमें है। ये कह सकते हैं कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो क्या है, बराबर है, अंतर केवल उसकी दिशा में है। मतलब अगर हम इसको गणितीय रूप में कहें तो इस तरह से कह सकते हैं, जो F12 है उसका परिमाण F21 के परिमाण के क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन इनकी दिशा एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। यहाँ पर माइनस चिन्ह क्या शो करता है, माइनस चिन्ह बताता है कि आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगाए गए बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसको और आगे हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, F12 ये माइनस है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस F21 बराबर 0। इस तरह से अभी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा अब अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत या उसको बहुल आवेशों के मध्य लगने वाले बल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, या इसी को यह भी कहते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है, बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल। बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल। कूलाम के नियम में हम जानते हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के, दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है, मान लीजिए कोई आवेश Q1 है और ये एक ऐसे निकाय में है जिसमें बहुत सारे आवेश है। बहुल आवेश का मतलब बहुत सारे आवेश है, मतलब Q1 है, Q2 है, Q3, Q4 अप टू Qn, इस तरह से एक बहुत सारे आवेशों का एक निकाय है। अब हम ये जानेंगे कि इस निकाय में मान लीजिए Q1 पर जो बल लग रहा है वो कितना होगा। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश Q1 पर लगने वाला बल उसमें उपस्थित अन्य आवेशों का मतलब Q2, Q3 अप टू Qn के द्वारा लगाए गए, प्रत्येक के द्वारा लगाए गए बलों के योगफल के बराबर होता है। गणितीय रूप में यदि मैं कहूँ तो मान लीजिए Q1 पर कुल बल मान लीजिए कितना लग रहा है, F1। तो Q1 पर जो बल लग रहा है F1 वो किसके बराबर होगा, Q2 द्वारा इस पर लगाए गए बल के, फिर Q3 द्वारा इस पर लगाए गए बल के, इसी तरह और भी जितने आवेश इस निकाय में उपस्थित है उन सब आवेशों के द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये एक निकाय है, मान लीजिए Q1 का स्थिति सदिश R1, इसी तरह से Q2 आवेश का स्थिति सदिश R2, इसी तरह से Q3 का स्थिति सदिश R3, इसी तरह से Q4 का क्या हो जाएगा, R4, और इसी तरह से Qn का क्या हो जाएगा, Rn। ये इनके स्थिति सदिश है, ये हम मान लेते हैं। तो Q1 पर जो बल लग रहा है, Q1 पर किसके किसके कारण बल लगेगा, आवेश Q2 के कारण किस दिशा में, 2 से 1 की दिशा में, तो ये हो जाएगा R2 1। फिर ये इस दिशा में लगेगा R3 1, और Q4 भी किसी पर लगाएगा, Q1 पे भी, तो हम इसको बोल सकते हैं R4 1, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं तो Q1 पर किसके किसके कारण बल लग रहा है, देखिए Q2 के कारण, Q3, Q4 जितने भी इस निकाय में आवेश है उसके कारण बल लग रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल।
तो यहाँ पे हम इसको स्थिति सदिश को इस तरह से लिख सकते हैं, इस यूनिट वेक्टर r12 के इसका r13, इसी तरह इसका r14 और इसी तरह से इसका r18, इस तरह से हम लिख सकते हैं, जो क्रमशः उस दिशा में उनके स्थिति सदिश है। तो आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर लगाया गया बल, आवेश Q1 पर लगाया गया बल क्या हो जाएगा, F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप, ये हो जाएगा। इसी तरह से आवेश Q3 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, F13 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप। इसी तरह से अगर हम इस nवें आवेश द्वारा भी आवेश Q1 पर लगाए गए बल की गणना करें तो F1n बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Qn अपॉन R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप। अब इन सब मानों को वापस अगर हम समीकरण 1 में रख दें तब हमें पता चल जाएगा कि आवेश Q1 पर इन विभिन्न आवेशों के कारण कुल कितना बल लग रहा है। तो इन सब मानों को हम इस समीकरण में रख देते हैं, इसका नाम दे देते हैं मान लीजिए समीकरण 1। तो इन मानों को ये जो मान निकाले हैं उसको, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिख रहा है आप लोगों को, ये है समीकरण 1, उसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, F1 बराबर आ जाएगा, F12 की वैल्यू दिख रही है आप लोगों को, ये रख दीजिए, इसी तरह से F13 की वैल्यू भी यहीं पे रख देना है आपको, इसी तरह से F1n की वैल्यू भी यहाँ पे आपको रख देना है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इनमें कुछ पद कॉमन तो नहीं है, कुछ टर्म्स जो है कॉमन तो नहीं है। तो देखिए ध्यान से इसमें क्या कॉमन है, तो सारे जो टर्म्स हैं उसमें आप लोगों को दिख रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो Q1 है वो सभी टर्म्स में है। तो इसको क्या करेंगे, हम कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला डायग्राम मैं मिटा दे रहा हूँ, तो आ जाएगा हमारे पास F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, इसको हम क्या कर लिए, कॉमन निकाल लिए। तो क्या बचा यहाँ पर, देखिए यहाँ बचा है हमारे पास Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। फिर यहाँ क्या बचेगा, Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप। फिर प्लस 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 अप टू यहाँ पे क्या बचेगा, Qn अपॉन R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप, इस तरह से। अब इसको और आगे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1। देखिए इसमें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 से कहाँ तक, n तक। वैसे ही यहाँ भी अगर देखें तो 2 3 फिर कहाँ तक जा रहा है, n तक। वैसे यहाँ भी 2 3 फिर n तक। तो इसको क्या करते हैं, और सब में किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस के लिए जान रहे हैं हम किसका उपयोग करते हैं, समीशन का। तो यहाँ समीशन, इसको सिग्मा भी बोलते हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n की वैल्यू, सॉरी यहाँ 2 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, n तक। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, Qi अपॉन R1i स्क्वायर इंटू R1i
केप। अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है देखिए, आई यहाँ पे 2 से कहाँ तक जा रहा है, n तक। तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको लिखेंगे नीचे में, तो आई 2 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है उसको लिखेंगे ऊपर में, तो n तक। तो ये हो जाएगा आवेश Q1 पर विभिन्न आवेशों के कारण लगने वाला बल। तो ये तो था अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके अलावा जो चीज़ें बच गई हैं इस पार्ट की, उसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।